एवरीवन, वेलकम बैक सीए स्टडी वर्ल्ड। फिर से एक बार आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे कि भैया आपने पहले स्टैंडर्ड पढ़ाया, फिर बजटरी पढ़ाया, अब आप सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हो, ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट ये दोनों आईपीसीसी में टॉपिक्स थे, तो इसीलिए। और वो दोनों चैप्टर्स इतने इंटरलिंक नहीं है, वो आईपीसीसी से इंटरलिंक है। अगर आईपीसी में आपके कंसेप्ट क्लियर थे तो यहाँ पर आपको बहुत ईजी गया होगा, इसलिए मैंने वो चैप्टर दोनों पहले ले लिए। और बता दूं, वो दोनों चैप्टर का वेटेज भी अच्छा खासा है। हर अटेम्प्ट में वो दोनों चैप्टर तो आते, स्टैंडर्ड तो कंपलसरी आता ही है। ठीक है, तो अभी चालू करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो भी चैप्टर ना सारे इंटरलिंक है एक दूसरे से। ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब ये चैप्टर का पहले कवरेज देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ये क्यों आया? क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट कुछ लिमिटेशंस थे, वो लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आया। ठीक है, इसका विजन क्या है, मिशन क्या, ऑब्जेक्टिव, ये सबसे एंड में पढ़ेंगे। टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, लास्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट किन चीजों से बना है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसलिए कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, इन तीन टॉपिक्स के वजह से इन तीनों को मिलाया। ये तीन कंपोनेंट्स, इन तीनों को जब जोड़ा तब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बना। ठीक है, अभी है स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन। बता दो, इसमें का वैल्यू चेन एनालिसिस ना ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क क्या होगा, उससे अगर अप्लाई करना है तो। ठीक है, दूसरा वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वैल्यू चेन हमें कैसे हेल्प करेगा ताकि हम अपने ही इंडस्ट्री में अपने कॉम्पिटिटर से एडवांटेज ले सके, कॉम्पिटिटर से ज्यादा हम फायदा ले सके। ठीक है, तो ये टोटल 11 टॉपिक है इस चैप्टर में जो भी कवर करने वाले हैं। पहले कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या था और उसके लिमिटेशंस क्या थे, क्योंकि इसके लिमिटेशंस जो थे वो अगर हमें याद रहेंगे तो उसी के बाद हम समझ पाएंगे कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आया क्यों। ठीक है, क्योंकि लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आया। वैसे तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता था, इसलिए ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट ना, आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, इसका मेन था कि हमें कॉस्ट रिडक्शन करना है और कॉस्ट कंट्रोल करना है। रिडक्शन के साथ साथ रिडक्शन क्यों करना है, इसका था कि अगर हम रिडक्शन करेंगे तो ही प्रॉफिट बढ़ेगा। ये लिमिटेशन थी, ये उसका एक पॉइंट था, नजरिया था देखने का ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। अगर हम रिडक्शन ही करेंगे तो ही प्रॉफिट बढ़ सकता है। जैसे अपना एक नॉर्मल इक्वेशन हम लेते थे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो ये क्या करता था, प्रॉफिट हमें बढ़ाना है, सेल उतना ही रखा है, सेल 100 है, हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, तो ये क्या करता है, कॉस्ट को 90 करता था, प्रॉफिट 10, कॉस्ट को 80 करेगा तो प्रॉफिट 20, सेल 100 ही है, तो ये करता था कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता था। इसलिए ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड ओवरहेड्स टू द प्रोडक्शन एंड फोकसेस लार्जली ऑन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। इसका अजम्पशन क्या था, रिड्यूस डायरेक्ट कॉस्ट एंड ओवरहेड एंड इंक्रीज प्रॉफिट। इसको सेल्स से कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहता था, कॉस्ट को कंट्रोल और रिडक्शन करो। उसका ऐसा कहना था कि विदाउट रिडक्शन हम प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट बोलता था। ठीक है, अब इसके हमें कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, तो लिमिटेशंस क्या कहते हैं, लिमिटेशन के मैंने एक छोटा सा एब्रिविएशन बनाया, लायर्स, LIERS। ठीक है, तो लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन, लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान ही नहीं देता था कि जो हो गया उसे रिव्यू करे, रिव्यू करने के बाद उसे ठीक कर सके, रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन पे ध्यान ही नहीं देता था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। इग्नोर डायनेमिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स, मार्केट का जो भी डायनेमिक्स रहता था उसे और इकोनॉमिक्स रहता उसे छोड़ देता था हमेशा। ठीक है, LIE एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन करता था। रिएक्टिव अप्रोच, कुछ होने के बाद रिएक्शन देना, ये इसका काम रहता था। ये पहले नहीं, कुछ प्रोएक्टिव नहीं करता था, ये हमेशा रिएक्टिव रहता था। और दूसरा शॉर्ट टर्म आउटलुक, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन दिखता था, एक साल हमें पास प्रॉफिट बढ़ाना है, ये बिजनेस का लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन सोचता ही नहीं था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। तो एक और बार, लायर्स, L इज इक्वल टू लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन, I इग्नोर डायनेमिक्स ऑफ मार्केटिंग इकोनॉमिक्स, E excessive focus on cost reduction, R reactive approach and S short term outlook। इसी के साथ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट आपको समझ गया और उसके आपको लिमिटेशन समझ गए। अब इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आया स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बोलता है? ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक सो दैट दे इंप्रूव द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ बिजनेस एज वेल एज कंट्रोल कॉस्ट। तो क्या बोलता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, हम एक कोई भी कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, एक टेक्निक है जो लगाएंगे हम, ताकि जिससे हमारी जो इंडस्ट्री में पोजीशन है हम उसे स्ट्रेटेजिकली बेहतर बना सके और साथ ही साथ हम कॉस्ट को भी कंट्रोल करें।
इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक सो दैट दे इंप्रूव द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ बिजनेस एज वेल एज कंट्रोल कॉस्ट। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का बेसिक एम क्या है कि टू अचीव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप। इसका क्या है कि हमें सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमें आज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमें आज को कोई रिसोर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसी के साथ साथ उसका एडवांटेज लेते हुए हमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप के साथ हमें हमारा मार्केट बढ़ाना है। अब ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप क्या है, एक आपको एक बेसिक बताते हो। डिफरेंशिएशन मतलब कुछ यूनिक अलग करना है जिसकी वजह से हमारा सेल्स बढ़ सके, हमारा प्रॉफिट बढ़ सके। और कॉस्ट लीडरशिप, हमें कॉस्ट मतलब कम से कम कॉस्ट रख में ज़्यादा से ज़्यादा देना है, अपने प्रोडक्टिविटी आउटपुट देना है ताकि कस्टमर अट्रैक्टिव रहे। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का आपको एक सीधा सा बता दो, एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे रहते हैं बट फिर भी एक उसका यूनिकनेस है, डिफरेंशिएशन, मार्केट से डिफरेंशिएट करता है उसका प्रोडक्ट, इसलिए वो ज्यादा सेल होता है। कॉस्ट लीडरशिप आप उसी का देख लो, सस्ता फोन वीवो, सस्ता फोन है और वो लार्ज लोगों को कॉस्ट लीडरशिप, बाकी सब फोन से सस्ता है कॉस्ट, ठीक है। इसलिए अभी है एक एग्जांपल आपको दे देता हूं मैं, ठीक है। जैसे देखो रेवेन्यू 60, ए और बी कंपनी है, ठीक है। रेवेन्यू 60, इसका 35, ई पर यूनिट समझिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स 35-25, ग्रॉस प्रॉफिट 60 माइनस 35-25, ओवरहेड 5, नेट प्रॉफिट 20। इसी का ऐसे सेम 35 माइनस 25 10, 12, 2 आया, ठीक है। नोट, अभी आपको इतना ही देखोगे अगर आप ये डेटा, तो आप बोलोगे यार तो फिर ए का प्रोडक्शन अच्छा है ना, क्योंकि ए तो नेट प्रॉफिट है, बी तो वैसे ही लॉस में है, ठीक है। और अगर नेट देखेंगे तो 18, आप ये सोचोगे कि अगर हमने बी का प्रोडक्शन भी बंद कर दिया तो भी हम हमारा 20 का बढ़ा सकते हैं, तो भी हमारा प्रॉफिट 2 से बढ़ जाएगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल हुआ, ट्रेडिशन में देखते थे। बट उसी के साथ अभी क्या होता है, इफ प्रोडक्शन ऑफ बी स्टॉप्स देन 25% विल बी डाउनफॉल इन ए। अच्छा, तो एक नोट दिए जिसमें क्या बोला है कि अगर हमने बी का प्रोडक्शन बंद कर दिया तो ए का ऑटोमेटिकली 25% डाउनफॉल हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो, नेट इन दोनों का 18 आ रहा है, अगर हम इसका बंद कर देते तो ये 25% से गिर जाएगा, तो 20 माइनस 25%, मतलब नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पर 50 नहीं आएगा। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 18 माइनस 15, तो आपको तो 3 का तो लॉस हो रहा है, नेट लॉस 3 हो रहा है। तो आप बी को बंद नहीं कर सकते, आप कुछ उसके ऊपर कोशिश कीजिए, आप उसे ठीक करने के लिए, ताकि कम से कम ये 0 पे आ जाए, जीरो और थोड़ा, ताकि फिक्स ओवरहेड रिकवर कर सके। हम इसे कोशिश करेंगे लेके आने के लिए, इसी कोशिश करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आया है, ठीक है। तो आपको डिसीजन अभी स्ट्रेटेजी के लिए लेना है, आपको ट्रेडिशनल सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन करना है ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़े, ये मोटिव। एक मशीनरी मेंटेनेंस की जो पेज नंबर 1.5 और टेलीकॉम कंपनी का, तो मशीनरी मेंटेनेंस में ऐसा बोला गया है कि एक कंपनी है जो मशीनरी खराब होने के बाद ही उसे ठीक करती है, रेगुलरली उसे मेंटेन नहीं करती, तो ये गलत बात है। अगर हम जब खराब हुए तभी ठीक करेंगे तो मशीन जब तक ठीक नहीं होगी तब तक तो हमारा कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारा प्रोडक्शन टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारे लेबर खाली बैठे रहेंगे, हमारा फिक्स कॉस्ट लगता रहेगा। तो ये अप्रोच हम कब फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल कॉस्ट में। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हम क्या अप्रोच फॉलो करते हैं कि इसे रेगुलरली मेंटेन करते रहो ताकि कभी मशीनरी खाली ना रहे, मशीनरी अपनी खराब ना हो जाए, ठीक है। टेलीकॉम कंपनी के स्टडी में बोला था कि टेलीकॉम कंपनी की काफ़ी सारे ब्रांचेस है, बट अब वो क्या कर रहे हैं, अब उन्हें प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो काफ़ी सारे सिटीज़ के, छोटे छोटे सिटीज़ के ब्रांचेस बंद कर रहे हैं। बट ये ट्रेडिशनल कॉस्ट अप्रोच से इनका क्या, कॉस्ट कम हो जाता था, प्रॉफिट बढ़ जाता था। बट अगर स्ट्रेटेजिकली सोचा जाए तो जो सिटीज़ का बंद करेंगे वहाँ का क्राउड दूसरे सेंटर पे जाएगा, अगर दूसरे सेंटर पे जाएगा तो वहाँ पर क्राउड बढ़ेगा, उनके पास उतने ही एम्प्लॉयज़ में उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो हो सकता है प्रोडक्टिविटी कम निकले, उनका मार्केट में नाम खराब हो, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा ना हो। तो स्ट्रेटेजिकली हम बंद नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसे स्ट्रेटेजिकली मार्केट में इंप्रूव कैसा किया जाए, प्रॉफिट कैसा बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिक बोलता है। आगे, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कैन बी रिफर्ड एज द मैनेजरियल यूज ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन एक्सप्लिसिटली डायरेक्टेड एट वन और मोर ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये 4 स्टेज है जहां पर कॉस्ट मैनेजमेंट का जो इंफॉर्मेशन है स्ट्रेटेजिकली यूज किया जा सकता है। स्ट्रेटेजी बनाते वक्त फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के बाद हमें स्ट्रेटेजी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट दो स्ट्रेटेजीज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। सबको कम्युनिकेट करने के बाद हमें कुछ टैक्टिक्स क्रिएट करने पड़े ताकि वो इंप्लीमेंट कर सके, और जैसे ही वो इंप्लीमेंट हो जाए उसे डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल्स टू मॉनिटर द सक्सेस। पहले हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, फिर कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट करने के बाद उसे इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट होने के बाद उसे कंटिन्यूअसली हमें मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। ये बोलता है, ठीक है। एक और बार अपने को स्ट्रेटेजी पहले फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मुलेट करने के बाद कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट करने के बाद
उसे कैसे डेवलप करे, उसे कैसे एग्जीक्यूट करे, उसके लिए टैक्टिक्स इंप्लीमेंट करनी है और एक बार इंप्लीमेंट होने के बाद हमें उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि यार स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की जरूरत क्या है? ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट तो कंपनियां चला ही रही थी, कंपनी उसमें चल ही रही थी, प्रॉफिट भी कमा ही रहे थे। तो कैसा है ना कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत नैरो कॉन्सेप्ट में काम करता था कि उसे सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन से मतलब था, उसे कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस वो देखते नहीं था, उसे सिर्फ ना प्रॉफिट पैसा रोकड़ा चाहिए था उसे कि हमारा हम प्रॉफिट हमारा शेयर प्राइस कैसा कितना कितने से बढ़ सके। देखते ही नहीं था कि कस्टमर खुश है या नहीं है, कस्टमर क्यों खुश नहीं है, हमारा हम कहाँ लैग कर रहे, देखता ही नहीं था। तो वो बहुत नैरो कॉन्सेप्ट था। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट में ना ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखता है, वाइडर रेंज में देखता है वो। कॉस्ट डेटा एनालाइज एंड यूज स्ट्रेटेजिकली, जो ट्रेडिशनल में भी कॉस्ट डेटा हम कलेक्ट करते थे बट उसे ना एनालाइज करते थे, उसे स्ट्रेटेजिकली यूज नहीं करते थे। यहाँ पर हम स्ट्रेटेजिकली यूज कर सके ताकि हम कंटिन्यूअस ग्रोथ में जा सके। ठीक है, गिव क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर। हाँ, यहाँ पर अपने को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेंगी, हाँ भाई कि ये प्रोडक्ट में इतना खर्चा हो रहा है, ये प्रोडक्ट में इतना खर्चा हो रहा है, इन दोनों का प्रॉफिट दोनों को रैंक दे सकते हैं, फिर उस पर हम और एनालाइज कर सकते हैं कॉस्ट। हाँ, इस पर हम ज्यादा खर्चा करेंगे तो हमें प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा, हमारा कस्टमर का हमारा कंपनी का ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगा। ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहती थी हर कॉस्ट स्ट्रक्चर की, कौन से एक्टिविटी में कितना कॉस्ट लग रहा है। लॉन्ग टर्म कंसेप्ट, जैसे मैंने बोला कि ट्रेडिशनल तो बहुत छोटे टाइम के लिए सोचता था, उसे हर साल का बस प्रॉफिट बढ़ाना, हर महीने का, हर दिन का। बट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है कि हमें कंपनी कभी बंद नहीं होनी, गोइंग कंसर्न में चलते रहने चाहिए, वो भी प्रॉफिटेबली। इसलिए लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है ये। ठीक है, अभी आगे। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, हमने ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट देख लिया, उसके लिमिटेशंस देख लिए। लिमिटेशंस देखने के बाद हमने स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख ली। डेफिनेशन के बाद हमने एक एग्जांपल देख लिया, आपको बता दूं, जिसमें अपने को ए और बी कंपनी है, दोनों का अपने को देखना पड़ेगा। केस स्टडी देख ली मशीनरी और टेलीकॉम कंपनी वाली, उसका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हम कहाँ कैसे कौन सी वे में यूज कर सकते हैं और इसकी यूज जरूरत क्या है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अभी है कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बनता कैसे है, इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या फंक्शंस रहेंगे, तब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हम बोलेंगे कि हाँ अब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंट हो गया, स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट इंप्लीमेंट हो गई टेक्निक्स। तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस। अब आप बोलेंगे ये क्या है, चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। ठीक है, company's relative position within its industry. It reflects choices a company make about the kind of value it will create and how that value will be created differently than rivals. ठीक है, आपको बता दूं, स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस बताता है एक इंडस्ट्री है, समझो अभी अपन एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, बड़ी सारी इंडस्ट्री है, मैं टीसीएस हूँ, एक विप्रो है, एक इन्फोसिस है, ऐसी काफी सारी कंपनी है। तो इनमें से मैं कहां पर खड़ा हूं, अभी मेरी पोजीशन कहां है, स्ट्रेटेजिक ये पता करना, कंपनीज रिलेटिव पोजीशन विद इन इंडस्ट्री, अभी मैं कहां खड़ा हूं ये बताता है स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस। इट रिफ्लेक्ट्स अ चॉइस ऑफ इट रिफ्लेक्ट्स चॉइसेस अ कंपनी मेक्स अबाउट द काइंड ऑफ वैल्यू इट विल क्रिएट एंड हाउ दैट वैल्यू विल बी क्रिएटेड डिफरेंटली देन राइवल्स। हाँ, अभी सभी कंपनी हमारे इस पे मतलब जैसे सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, सबने कुछ कुछ अपने लिए अलग अलग चॉइस किया है, चूज किया है अपने लिए, अपनी स्ट्रेटेजी चूज की, जिसके वजह से वो मार्केट में अपने कंज्यूमर्स के लिए अलग वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, अपने राइवल से, यही बताता है ये पॉइंट। ठीक है, अभी है फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ कंपनी। ऐसे क्या फैक्टर्स है जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन कंपनी टू कंपनी डिफर करती है? वो तो ऑर्गेनाइजेशन खुद के वैल्यूज हो सकते हैं, खुद के कल्चर सिस्टम, ये सब हो सकता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के जो खुद के प्रिंसिपल्स है वो उसे अफेक्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री में वो कहाँ खड़ा है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या, पेस्टल, आपने आईपीसी में पढ़ा होगा, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल। ये कुछ है, पॉलिटिकली हमें कितना सपोर्ट मिल रहा है, इकोनॉमिकली हम फाइनेंशियली कितना है, सोशली हमारा नेटवर्क कितना बड़ा है, टेक्नोलॉजी बेस हमारा कैसा है, एनवायरमेंट हम सोसाइटी के लिए कैसा ये कर, और लीगल कंप्लायंसेस कैसे है हमारे लिए, ये भी अफेक्ट कर सकता है। और इंटरनल एनवायरमेंट, रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंस, हमारे कंपनी में एम्प्लॉयज है, काफी सारी मशीनरीज है, बट अगर वो एम्प्लॉयज प्रॉपरली उस मशीनरी को यूज करेंगे ही नहीं तो भी हमारा इंडस्ट्री में पोजीशन डाउनफॉल हो सकता है। तो इसलिए बोलता है कि रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज, हर वो कॉम्पिटेंटली ऑप्टिमम यूटिलाइज होना चाहिए। इसलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ कंपनी, तो याद कीजिए। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस मतलब क्या होता है कि कंपनी की इंडस्ट्री में
आज कहाँ खड़ा है कंपनी, कहाँ खड़ी है इंडस्ट्री में, कंपनीज रिलेटिव पोजीशन विद इन इंडस्ट्री, इट रिफ्लेक्ट चॉइसेस अ कंपनी मेक अबाउट द काइंड ऑफ वैल्यू इट विल क्रिएट एंड हाउ दैट वैल्यू विल बी क्रिएटेड डिफरेंटली देन राइवल्स। उसके बाद फैक्टर्स क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यू हो सकती है, कल्चर, सिस्टम, एक्सटर्नल एनवायरमेंट मतलब पेस्टल आ गया, इंटरनल एनवायरमेंट मतलब रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज आ गई। अभी कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, ये नया कंसेप्ट है। कॉस्ट इज कॉस्ट और ड्रिवन बाय वेरियस फैक्टर्स विच आर इंटर रिलेटेड। कॉस्ट ड्राइवर कंसेप्ट इज एक्सप्लेन्ड इन टू ब्रॉड वेज, इन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, पैरेलल स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। अब ये कॉस्ट ड्राइवर आपको एक सिंपल बताता हूं कि हम किसी भी चीज के लिए कॉस्ट मतलब क्या खर्चा है अपना। अभी वो खर्चा करने के लिए हमारी वजह क्या है, जो वजह है ना वो उस कॉस्ट को ड्राइव कर रही है। ठीक है, वो जो वजह आपको एक सीधी लैंग्वेज में बताओ तो, कि कोई भी चीज जिसकी वजह से हम खर्चा कर रहे हैं वो वजह को बोला जाता है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। जैसे हम सीए कर रहे हैं, हमारी कुछ वजह है, वो वजह हमें ड्राइव कर रही है कि भाई हमें सीए बनना है, हमें सीए बनना है। तो ये जो ड्राइव करती है ना, इसको बोला जाता है ड्राइवर। तो ड्राइवर तो कुछ भी हो सकता है, इसमें मटेरियल हो सकता है कि हम हमारा मटेरियल, हमारा लेबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको एक सीधे समझने के लिए आपको एक वजह करके एक बताया मैंने आपको। कॉस्ट इज कॉस्ट और ड्रिवन बाय वेरियस फैक्टर विच आर एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ठीक है, इसमें ना आपको कॉस्ट ड्राइवर कंसेप्ट इज एक्सप्लेन इन टू ब्रॉड वेज, आपको दो तरीके से एक्सप्लेन किया गया, एक स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूशनल। अभी आप बोलेंगे स्ट्रक्चरल क्या होता है और एग्जीक्यूशनल क्या होता है, दोनों बताता हूँ मैं। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर विच अफेक्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट, यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस, डेवलपमेंट प्रोसेस। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, खुद थोड़ा सा एक सोचिए, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर विच अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टेक्नोलॉजी यूज रही, कॉम्प्लेक्सिटी ऑपरेशन से जो स्ट्रक्चर है, तो जो स्ट्रक्चर की वजह से कॉस्ट ड्राइव हो रही है ना, उसे बोला जाता है स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर। और एग्जीक्यूशन, अब एग्जीक्यूशन तो नाम में ही है, जब एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो क्या चीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो ड्राइव करेगा, बेस्ड ऑन फर्म्स ऑपरेशनल डिसीजन प्रोसेस। जैसे इनपुट डाला आउटपुट निकलेगा, जो ऑपरेशन प्रोसेस हो रहा है उसे बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। ठीक है, बेस्ड ऑन फर्म्स ऑपरेशनल डिसीजन ऑन हाउ द वेरियस रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू अचीव द गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ये मैंने आपको बताया। अभी वैल्यू चेन एनालिसिस, आपको बता दूं वैल्यू चेन एनालिसिस इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको वैल्यू चेन एनालिसिस याद रह जाता है और पूरा अच्छे से समझ जाता है तो आपके लिए ये चैप्टर एकदम इजी हो जाएगा। आप 5 या 10 मिनट में मैक्स रिवाइज कर लोगे, आपने वैल्यू चेन फटाफट देख लिया, क्या है समझ गया। चलिए ठीक, अब वैल्यू चेन एनालिसिस शुरुआत कर, आपको पहले बेसिक समझा दो। एक कंपनी है, कोई भी कंपनी रहो वैसे तो, उस कंपनी में स्टार्ट टू एंड एक प्रोसेस रहती है। स्टार्ट मतलब कि हमने इनपुट खरीदा, फिर उस पर प्रोसेस किया, फिर आउटपुट गया, फिर वो कस्टमर को पहुंचा, कस्टमर को पहुंचने के बाद हमने साल भर उसे सर्विस भी दी। ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है ना। ये लॉजिकल सीक्वेंस अगर बहुत लॉजिकल ही लगी रही, अगर इसे ऊपर नीचे कर लिया तो खराब हो जाएगा, है ना। तो काफी सारी चीजें नॉन वैल्यू एडेड इसमें ऐड हो जाएगी। तो हमें वैल्यू चेन एनालिसिस क्या, वैल्यू चेन एनालिसिस अ प्रोसेस बाय विच अ फर्म आइडेंटिफाइज एंड एनालाइज वेरियस एक्टिविटीज दैट ऐड वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट। ये ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी लॉजिकल चेन है जो फाइनल प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती है। हम वैल्यू चेन एनालिसिस क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है उन्हें हम एलिमिनेट कर सकें। क्योंकि जब नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज एलिमिनेट हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हमारा सिर्फ वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज ही रहेंगी उसमें फाइनल प्रोडक्ट में। ठीक है, एनालिसिस हेल्प्स अ फर्म टू ऑब्टेन कॉस्ट लीडरशिप और इंप्रूव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैसे हमने एप्पल की और वीवो की बात की थी, ये एनालिसिस हमें हेल्प करेगा कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी में जाना है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में जाना है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस फिर से आपको पता है, वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ प्रोसेस बाय विच अ फर्म आइडेंटिफाइज एंड एनालाइज वेरियस एक्टिविटी दैट ऐड वैल्यू टू फाइनल प्रोडक्ट। याद रखना, ऐड वैल्यू टू फाइनल, जो चीज वैल्यू ऐड नहीं कर रही है उन्हें हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम वैल्यू चेन एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फर्म। अभी वैल्यू चेन एनालिसिस में जो मैंने आपको बात की, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज और वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, तो ये एक्टिविटीज है क्या, है ना। तो एक्टिविटीज क्या है जो फर्म अंडरटेक करती है अपने, तो ये दो है, एक प्राइमरी, अरे पेन नहीं चल रहा है मेरा, अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी में दो है, एक मैन्युफैक्चरर हो सकता है, एक रिटेलर हो सकता है। ठीक है, और सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर। अब एक मैन्युफैक्चरर, समझो एक नाइकी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अपने जूते बना रहा है। ठीक है, तो उसे पहले रॉ मटेरियल लगेगा,
रॉ मटेरियल मतलब वो जो भी शूज़ के लिए जो मटेरियल लेता है वो उसे खरीदना पड़ेगा। उसे बोला जाता है जब वो सप्लायर के पास से मेरे पास आएगा, मैं नाइकी हूँ, उसे बोला जाता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। मैंने परचेज़ किया, उसके बाद मैं उस पे प्रोसेस करूँगा मशीनरीज़ में, उसमें उसको स्टिच करूँगा, उसका सोल अच्छा उसको सोल से जोड़ूँगा, उसकी लेस उसको ये टाई करूँगा। वो था ऑपरेशंस। फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का क्या होता है कि अपने फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूशन तक, मतलब जब रिटेलर तक, अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचने तक या कस्टमर तक पहुंचने तक, क्योंकि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर वो तो हमारे लिए हमारे कस्टमर है वो, ठीक है। उसके बाद एंड कंज्यूमर तो अलग हो गया। उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग भी करना पड़ेगा। सर्विसेज, सर्विसेज मतलब कि आफ्टर सेल सर्विसेज, कि अगर महंगा जूता है तो आजकल वारंटीज भी मिलती है, 1 साल 2 साल। खराब होता है तो 1 साल बाद वापस आएगा, तो हमें जो उसे वारंटी की सर्विस देंगे वो होता है सर्विसेज, सेल्स, आफ्टर सेल सर्विसेज जिसे कहा जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में आप समझिए, मैन्युफैक्चरिंग में इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर उस पर ऑपरेशन किया, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हुआ, फिर मार्केटिंग एंड सेल्स जैसे एडवर्टाइजमेंट आप समझ लो, और फिर बाद में सर्विसेज। अब रिटेलर, ये तो मैन्युफैक्चर, रिटेलर की इसमें क्या होगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ, मतलब फैक्ट्री के लिए आउटबाउंड से जो मेरे पास आया वो रिटेलर के लिए हो गया इनबाउंड। उसका ऑपरेशन क्या करेगा, ऑपरेशंस क्या रहेंगे उसके लिए, कि वो दुकान में उसे प्रॉपर अपने क्या बोलते हैं, उसे प्रॉपरली स्टोर करे, ठीक है। उसके बाद उसके लिए कुछ टेक्निक्स लगाए ताकि वो कस्टमर को कितना इजीली सेल कर पाए। ये हो सकता है ऑपरेशंस में आ सकता है उसके, हो सकता है उसका शॉप रेंट वगैरह। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, अब वो अपने दुकान से कस्टमर को कैसा प्रोवाइड कर रहा है, ये आएगा आउटबाउंड आउटबाउंड में। मार्केटिंग एंड सेल्स, फिर से ये आएगा अपना एडवर्टाइजमेंट आएगा, और सर्विसेज जो आफ्टर सेल सर्विसेज जो वो अपने कस्टमर को देगा, ठीक है। तो रिटेलर, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड यही है, मतलब जो मैन्युफैक्चर का वही है, बस दोनों का कंसेप्ट समझिए। मैन्युफैक्चर सप्लायर से खरीदेगा, रिटेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा, बस ये चेंज चलने वाली है। वैसे सेकेंडरी, अब सेकेंडरी एक्टिविटी जो है ना, ये हेल्प करेगी प्राइमरी एक्टिविटी को, ताकि वो इफेक्टिवली काम कर सके, ठीक है। अभी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन ये अपने आप तो काम करेंगे नहीं, इसके लिए लोग लगेंगे, इसके लिए तुम्हारा फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगेगा, तुम्हारी टेक्नोलॉजी अच्छी लगेगी, तुम्हारा प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस अच्छा लगेगा। तो ये सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज जो प्राइमरी एक्टिविटीज को हेल्प करती है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या, प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट क्या आएगा, कि हम जो रॉ मटेरियल प्रोक्यूर कर रहे हैं वो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हम कितना अच्छा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब हमारे एम्प्लॉयज कितने अच्छे स्किल है अनस्किल है। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब फर्म में जितने भी मशीनरीज है, मशीनरी है, रिसोर्सेज, उन्हें कैसे हम कितना ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, प्राइमरी मैन्युफैक्चर आएगा, रिटेलर आएगा। सेकेंडरी में वो एक्टिविटी जो प्राइमरी वो एक्टिविटीज आएंगी जो आपको प्राइमरी एक्टिविटी को हेल्प करेगी, ठीक है। अभी एक छोटा सा कंसेप्ट है वैल्यू शॉप मॉडल। कैसा होता है कि सर्विस सेक्टर में वैल्यू प्रोसेस तो कुछ होती नहीं है, रॉ मटेरियल तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि सब तो दिमाग का खेल है। तो इसीलिए कंसेप्ट आया वैल्यू शॉप मॉडल। ये सिर्फ सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस फर्म रहते हैं उनके लिए काम करता है। इसमें नो वैल्यू एडिशन टेक्स प्लेस, ठीक है। इट ओनली डील्स विद द प्रॉब्लम, फिगर आउट द मेन एरिया, रिक्वायर्स इट्स सर्विस एंड फाइनली कम्स विद द सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता कि रॉ मटेरियल आ रहा है फिर उस पर ऑपरेशन, नहीं नहीं। वैल्यू शॉप मॉडल में ऐसा कुछ नहीं होता। वैल्यू शॉप मॉडल मतलब हम सर्विस दे रहे हैं, समझो एक सीए फर्म किसी को सर्विस दे रहा है अपने क्लाइंट को, तो ये तो सर्विस सेक्टर फर्म है, तब ये वैल्यू शॉप मॉडल यूज करेगा। अब इसमें वैल्यू चेन कैसे काम करेगा, ठीक है। ये ना पहले प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन, पहले प्रॉब्लम को ढूंढेगा, उसे एक्वायर करेगा, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब सॉल्व करते हुए उससे काफी सारे अल्टरनेटिव आंसर्स आ सकते हैं, फिर उसमें से एक आंसर चूज करेगा। चूज करने के बाद उसे एग्जीक्यूट एंड कंट्रोल, उसे एग्जीक्यूट करेगा, कंट्रोल भी करेगा, और उसे इवेल्युएट कंटिन्यूअसली करता रहेगा। ये बोलता है वैल्यू शॉप मॉडल, ठीक है। अभी एक बार आपको फिर से कंपोनेंट्स क्या क्या थे, ठीक है, एक बार आपको फिर से बता दो। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस क्या बोलता है कि इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन कहाँ है, इसको फैक्टर्स क्या क्या जो अफेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू हो सकते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर, ऐसी क्या चीज है जो कॉस्ट को ड्राइव कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया वजह, आपकी वजह क्या है जो उसे ड्राइव करे। तो हमने स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर देखा, एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर देखा। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है जिससे फर्म का कॉस्ट का जो अपने जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट अफेक्ट कर सकता है। एग्जीक्यूशन मतलब जो एग्जीक्यूट करते वक्त आपको ड्राइव करेगा, उसे बोला जाता है एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। उसके बाद हमने वैल्यू चेन एनालिसिस शुरुआत की।
वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? एक लॉजिकल प्रोसेस है जो कस्टमर मतलब रॉ मटेरियल परचेस करने से लेके सेल्स करने तक, आफ्टर सेल सर्विसेज तक एक लॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसका काम है कि जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है उन्हें एलिमिनेट करे। तो ये एक्टिविटीज क्या क्या है? इसे प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज में बाइफरगेट किया है। प्राइमरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर रिटेलर, इनबाउंड ऑपरेशन, आउटबाउंड मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। सेकेंडरी एक्टिविटीज प्रोक्यूरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी के साथ फिर है लास्ट टॉपिक वैल्यू शॉप मॉडल। वैल्यू शॉप मॉडल मतलब जो सर्विस सेक्टर वाले फर्म यूज करते हैं वो, ठीक है। इसका प्राइमरी एक्टिविटी क्या होगा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और एक्विजिशन करना है, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमें जो ऑल्टरनेटिव्स है उसमें से उसे चूज करना है, फिर उसे एग्जीक्यूट करना है, कंट्रोल करना है, साथ ही साथ उसे इवेल्युएट करते चलना है, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है, अगला टॉपिक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। अब ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस है इसे स्ट्रेटेजिकली इसका फ्रेमवर्क क्या है? तो इसमें 3 पॉइंट है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस एंड सेगमेंटेशन एनालिसिस। अब ये तीनों क्या क्या है एक एक करके समझते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये एनालिसिस बोलता है, ये इसके पॉटर्स 5 हैरी पॉटर सिर्फ पॉटर है वैसे तो, 5 फोर्स एनालिसिस। ये क्या बोलता है कि इंडस्ट्री में ऐसी इंडस्ट्री का अगर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर का अगर हम एनालिसिस करें, ठीक है, मैं कंपनी हूं तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो मुझे कंसिडर करने पड़ेंगे जिससे मैं इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को समझ सकूं, जिससे मैं अगर मुझे एंटर करना है मार्केट में तो मैं क्या चीजें ध्यान रखूं इंडस्ट्री स्ट्रक्चर की, जिसको एनालाइज करके मैं डिसीजन ले सकूं कि यार मैं इंडस्ट्री में जाऊं या ना जाऊं। तो इसमें 5 चीजें याद रखो। पहले अपन एक कंपनी है, ठीक है, हमें ये डिसाइड करना है कि हम इस मार्केट में जाए या नहीं ना जाए। तो पहले देखेंगे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ठीक है, डिटरमाइंस एबिलिटी, ठीक है, पहले 5 आपको बता दो, हेडिंग बता दो, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, और सबसे लास्ट में है राइवल, इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन अपने राइवल के साथ। ये हमें 5 चीजें ध्यान रखनी पड़ी, ठीक है। अभी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ठीक है, अभी एक मैं कंपनी हूं और अगर समझो अभी कोई मुझसे खरीदने आया मटेरियल या जो भी मैंने आउटपुट मैन्युफैक्चर किया, मैं कंपनी हूं जो एंटर करना चाहता हूं इस इंडस्ट्री में, उसके बाद कोई बायर आया जो मुझसे परचेस करना चाहता है, अगर उसका बार्गेनिंग पावर हाई रहा तो याद रखना हमेशा वो बहुत डोमिनेट करेगा मुझे, वो बोलेगा कि तुम कम में दो, 100 रुपए वाला नहीं 90 में चाहिए, नहीं 80। अगर उसकी एबिलिटी है तो वो पुश करता जाएगा मुझे प्राइस डाउन करने के लिए। डिटरमाइंस एबिलिटी ऑफ बायर टू पुश द प्राइस डाउन। ये कब होगा? या तो जब वो बहुत हाई क्वांटिटी में खरीद रहा तो उसे मुझे हाई डिस्काउंट देना ही पड़ेगा, ठीक है, या मेरे जैसा इंडस्ट्री में और कोई है दूसरा जो वही सेम प्रोडक्ट, सिमिलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहा है और मेरे से उसके पास स्विच करने के लिए उसका कॉस्ट का एक बहुत लिमिटेड या निग्लिजिबल खर्चा आ रहा है, बोलता है तू नहीं दे रहा तो मैं उससे खरीद लूंगा, बहुत निग्लिजिबल खर्चा है, तब उसका बार्गेनिंग पावर बहुत हाई रहेगा। वो क्या बोलेगा, यार मैं बहुत ज्यादा खरीद रहा हूं, मेरे को डिस्काउंट दे, ठीक है, ये पहला। दूसरा, तू नहीं तो तेरे और कोई सही। ये दोनों जब रहा मार्केट में तो बायर हमेशा प्राइस डाउन करेगा, उसका बार्गेनिंग पावर हाई रहेगा। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, अब जब कोई मटेरियल में आउटपुट दे रहा हूं तो मुझे तो कहीं से रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, जब मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, तो जो सप्लायर से मैं चीज खरीद रहा हूं उसकी बार्गेनिंग पावर कब हाई रहेगी? जब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज रिलेटिव हायर व्हेन द इनपुट इज मोर इंपॉर्टेंट, जब जो उससे मटेरियल खरीद रहा वो इतना इंपॉर्टेंट है, जितना उसे लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट इनपुट है कि मेरे से और कोई दे नहीं सकता, मार्केट में बहुत कम लोग हैं जो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं और इसे बहुत जरूरत है, तब वो प्राइस हाई करेगा, वो सस्ते में नहीं देगा। व्हेन देयर आर फ्यू सप्लायर्स, व्हेन इनपुट्स आर नॉट रिप्लेसेबल, और ऐसा हो सकता है कि मार्केट में बेचने वाला तो हो कोई दूसरा, एक और सप्लायर हो, मैं दूसरे सप्लायर के पास जा सकता हूँ, बट नहीं, जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए वो मैं रिप्लेसेबल नहीं है, वो मैं इससे नहीं खरीद सकता, भले वो बेच रहा है बट वो क्वालिटी वो रिप्लेसेबल नहीं है, मुझे इसी से चाहिए, तो वो सप्लायर तो हवे में रहेगा भाई, हमेशा वो ज्यादा प्राइस में ही बेचेगा। इसे बोलते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, जब कब हाई रहेगा, ठीक है। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट और प्रोडक्ट, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, जब मार्केट में ऑल्टरनेटिव सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है तो व्हेन मल्टीपल एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर पर्टिकुलर कस्टमर आर लाइकली टू स्विच सप्लायर इजीली। सीधी सीधी बात, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए
कंपनी को और ऑलरेडी मार्केट में 10 लोग हैं जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर मैगी नहीं तो ईपी नहीं है तो चिंग्स है ना, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। बट ठीक है, मैगी का मार्केट अलग है, मैगी का क्रेजी अलग है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सीवियर इफ सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल एट मच। ये कब सीवियर हो जाएगा ये प्रॉब्लम? जब मैं मैगी 10 रुपए का मिल रहा है, ईपी ने बोला मैं 9 रुपए का बेचूंगा, पतंजलि ने बोला मैं 7 रुपए का बेचूंगा, तो ये कैसा है, ये अपने आप को ही मार्केट में खत्म करते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका प्रॉफिट निग्लिजिबल जीरो हो जाएगा। बट ठीक है, वो अपना प्रॉब्लम नहीं, अपने को तो क्या है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये अपन ने कंप्लीट किया। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, अब डर ये भी है कि अगर इंडस्ट्री में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो नए लोग जल्दी जल्दी घुसेंगे, वो बोलेंगे हमें भी प्रॉफिट कमाना है। लार्जली डिपेंड अपॉन बैरियर्स टू एंट्री एंड प्री क्या है, परस्यूड प्रॉफिटेबिलिटी इन एन इंडस्ट्री। जब न्यू एंट्रेंस कब होगा? जब एंट्री बैरियर है ही नहीं, ज़्यादा कंप्लायंसेस है ही नहीं, ना उसे पॉलिटिकली ना एनवायरमेंट ना सोशल, कुछ इतने बैरियर्स है ही नहीं, तो वो इजीली घुस सकता है। साथ ही साथ अगर प्रॉफिटेबल कंपनी है तो भाई वो तो पहले आ जाएगा। इफ इंडस्ट्री इज प्रॉफिटेबल एंड बैरियर्स आर लो, न्यू फर्म्स कुड एंटर इन द इंडस्ट्री। एंड इंडस्ट्री वेयर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस आर लो, बिल्कुल जहाँ पर नए लोग आने के चांसेस कम है, उसका प्रॉफिटेबली हाई रहेगा। एविएशन इंडस्ट्री, हर कोई चाय की दुकान डाल सकता है, चाय वाला बन सकता है। आज आपको तो पता ही होगा, इतने सारे चाय की दुकानें भी लगते ही जा रहे हैं, क्या 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 वो साहिबा, ये बोले कितने चाय की दुकानें हैं। बट कोई एविएशन में आपने देखा है कैसा, ये बोले एयरलाइन, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही पैसा कमा ले, क्योंकि वो इंडस्ट्री में बैरियर्स है, नहीं जा सकता। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन मतलब अपना राइवल, competitive rivalry is higher when an industry has high number of firms and is lower when there are few large player dominating the market। बिल्कुल राइवलरी अपना जो कंपटीशन है वो हमेशा हाई रहेगा। कब? जब बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग हैं जो काम कर रहे हैं, या एंड इज लोअर, और कम कब रहेगा? जब कम लोग काम कर रहे हैं, और वो जब लोग हैं बट कुछ लोग हैं जो डोमिनेट, जो लार्ज प्लेयर वो डोमिनेट कर रहे हैं, तब इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज हाइयर। फर्म्स आर ऑफ मोर और लेस इक्वल साइज। कंपटीशन कब ज्यादा रहेगी? जब फर्म सभी एक ही साइज के हैं या थोड़े कम ज्यादा, किसी कैपेसिटी 1 लाख है, किसी की 98, किसी की 97, किसी की 1 लाख 2, ये कैपेसिटी, तो ये कैसा है, फर्म्स बहुत ज्यादा है और लेस इक्वल साइज कम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैपेसिटी एग्जिस्ट इन इंडस्ट्री। बिल्कुल 1 लाख कैपेसिटी है मार्केट में, सेल्स 60,000 कैपेसिटी का ही है। अब सबके पास 40,000 कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी तो एक्स्ट्रा कैपेसिटी सबके पास है, ये कंपटीशन ज्यादा रखेगा, क्योंकि अगर कोई किसी पास ऑर्डर आ गया तो वो तो फर्म ऊपर चली जाएंगी इंडस्ट्री में। डिफिकल्टी इन डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट, हाँ ये तीसरा। कंपटीशन कब ज्यादा हाई रहेगा? जब प्रोडक्ट में ज्यादा डिफरेंशिएशन ही नहीं, डिफरेंट चीजें है नहीं, वो भी वो फीचर दे रहा है, ये भी वो फीचर दे रहा है, यार सेम ही तो है। हाई एग्जिट बैरियर, ये भी हो सकता है कि तुम इंडस्ट्री में घुस तो गए, अब निकलने के लिए तुम्हें काफी सारे कंप्लायंसेस करना है, तुम निकल, तुम्हारा फिक्स कॉस्ट इतना ज्यादा है, हाइयर फिक्स कॉस्ट, इतना तुम सोच रहे हो यार छोड़ो ना, निग्लिजिबल प्रॉफिट में चलाते हैं क्योंकि फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, या तुम्हारा तुम इंडस्ट्री से निकलने के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ये ठीक है। इससे हमारा पहला स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस का इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस खत्म होगा। फिर एक कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क क्या है? सेकंड पॉइंट, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब यूनिक स्किल, आपका पेटेंट, आपका कॉपीराइट, जो भी अपने टेक्नोलॉजिकल नो हाउ जिसे बोलते हैं, आपका यूनिक स्किल, डिस्टिंक्टिव क्या है आपके इंडस्ट्री में, आपके फर्म में, आपका यूनिकनेस क्या है जिसकी वजह से आप एग्जिस्ट कर रहे हो। डिस्टिंक्टिव और यूनिक स्किल और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ दैट क्रिएट डिस्टिंक्टिव कस्टमर वैल्यू, जो आपके कस्टमर के लिए नया वैल्यू क्रिएट करे जो और कोई फर्म नहीं दे रहा है। तो आप इसे कैसा देखना है? कोर कॉम्पिटेंसी आर अ फंक्शन ऑफ कलेक्टिव स्किल सेट ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। बिल्कुल स्किल सेट ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिसोर्स, या हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे रिसोर्सेस हो, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हो, बट अगर उनमें प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहा तो आप कोर कॉम्पिटेंसी कभी हासिल नहीं कर सकते। आपको इन लोगों को इतना टाइमली, इतना परफेक्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा जिससे आपका कोर कॉम्पिटेंसी हो सके। कस्टमर वेटिंग टाइम कभी हो ही ना, कस्टमर अपनी क्या बोलते हैं ये कंप्लेंट कभी हो ही ना, ये आपका कोर कॉम्पिटेंसी भी हो सकता है। कोर कॉम्पिटेंसी इज द प्राइम सोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। जितना आप कोर कॉम्पिटेंट स्ट्रॉन्ग रहोगे उतना आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता रहेगा। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कुड रिजल्ट फ्रॉम कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हाँ, अब आया कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, कॉस्ट कोर कॉम्पिटेंसीज
स्टेम फ्रॉम टू सोर्सेस, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया, फैक्टर्स दैट एनेबल अ कंपनी टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट्स, कंपनीज एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज एंड पुट देम टू प्रोडक्टिव यूज। वही जैसे मैंने आपको बताया, आपके कंपनी में जो आपके एसेट्स है, इंटेंजिबल हो गए, टेंजिबल, जो आपके उसके जो कैपेबिलिटीज है आपके एम्प्लॉयज की, इन्हें अगर प्रॉपरली यूज किया जाए तो कोर कॉम्पिटेंसी हो सकती है। ठीक है। अप्लाइंग द वैल्यू चेन अप्रोच टू कोर कॉम्पिटेंसी फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या बोला है कि वैल्यू चेन अप्रोच हम कोर कॉम्पिटेंसी में अप्लाई करें जिससे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। पहले देखो कि करंट बिजनेस में कोर कॉम्पिटेंसी है क्या है। ठीक है, तो वो जो कोर कॉम्पिटेंसी है ना, वो लिवरेज करो, मतलब दूसरे जो हमारे फर्म के दूसरे बिजनेस है उसमें भी ऐड करो, लिवरेज। ठीक है। उसके बाद जो यूज कोर कॉम्पिटेंसीज टू रिकॉन्फिगर द वैल्यू चेन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, हो सकता है उससे थोड़ा रिकॉन्फिगर करना पड़े एग्जिस्टिंग बिजनेस का कोर कॉम्पिटेंसी, उससे भी डालो। ये होने के बाद यूज कोर कॉम्पिटेंसी टू क्रिएट न्यू वैल्यू चेन्स। ठीक है, पहले देखो कि करंट बिजनेस में है क्या है, तो उसे अदर बिजनेसेस में भी लगाओ। उसके बाद देखो उसे कुछ रिकॉन्फिगर करना पड़ रहा है क्या, अगर हाँ करना पड़ रहा है तो करो। उसके बाद न्यू वैल्यू चेन क्रिएट करो। फिर है सेगमेंटेशन एनालिसिस, ये थर्ड पॉइंट है किसका, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। सेगमेंटेशन एनालिसिस ये क्या बोलता है कि अ सिंगल इंडस्ट्री माइट बी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। बिल्कुल हो सकता है, जैसे कार की इंडस्ट्री है, अब उसमें टायर लग रहे, इंजन लग रहा, कंपोनेंट्स है, स्टील है, प्लैटिनम, जो भी लग रहा है तुम्हें। अभी ये एक ही इंडस्ट्री, टायर की इंडस्ट्री अलग है, मशीनरी की इंडस्ट्री अलग है, स्टील की इंडस्ट्री अलग है। ये सारे जब मिलेंगे तब एक नई इंडस्ट्री, कार की इंडस्ट्री फॉर्म हुई। अ सिंगल इंडस्ट्री माइट बी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। बिल्कुल, दिस एनालिसिस रिवील द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स। ठीक है, ये एनालिसिस क्या हेल्प करेगा कि दिस एनालिसिस रिवील द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स। अ फर्म में यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डिसाइड। फर्म ये इंफॉर्मेशन क्यों यूज कर सकता है कि हम ये सेगमेंट में जाए या ना जाए, इस सेगमेंट में एंटर करें, इस सेगमेंट से एग्जिट करें, रिकॉन्फिगर करें, एम्बार्क ऑन कॉस्ट रिडक्शन, क्या इस सेगमेंट से इस सेगमेंट एनालिसिस करके क्या करें हम, या इस सेगमेंट में हम चले जाए, एंटर करें, एग्जिट करें, ये पता चलेगा। ठीक है। आइडेंटिफाई सेगमेंटेशन वेरिएबल्स एंड कैटेगरीज। ठीक है, पहले अगर आपको सेगमेंटेशन एनालिसिस अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, ये अप्लाई करना है मतलब इंप्लीमेंट है। आइडेंटिफाई सेगमेंटेशन वेरिएबल्स एंड कैटेगरीज। पहले देखो कि सेगमेंटेशन वेरिएबल्स कितने हैं, उसकी कैटेगरीज क्या है। कैटेगरी करना है तो एक मैट्रिक्स में उसे पुट करो, उस मैट्रिक्स में पुट करने के बाद उसे एनालाइज करो कि ऐसा कौन सा सेगमेंट है जो अट्रैक्टिव है। उसके बाद आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर फॉर ईच सेगमेंट, हर फैक्टर को कौन सा सक्सेस फैक्टर, हर सेगमेंट को वेरिएबल्स, हर सेगमेंट वेरिएबल कौन सा सक्सेस फैक्टर, क्या की सक्सेस फैक्टर चला रहा है, उसे आइडेंटिफाई करो। और एनालाइज अट्रैक्टिवनेस ऑफ ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट स्कोप। ठीक है, ये हो गया सेगमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फर्म मस्ट मीट टू क्राइटेरिया। ठीक है, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फर्म मस्ट मीट टू क्राइटेरिया, दे मस्ट सप्लाई व्हाट कस्टमर वांट्स टू बाय एंड दे मस्ट सर्वाइव कॉम्पिटिशन। बिल्कुल, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए तो पहले देखो कि कस्टमर को क्या चाहिए, वो पता करो। उसके बाद मार्केट में कॉम्पिटिशन सर्वाइव रखो। ठीक है, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज कैन टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म्स। डिफरेंशिएशन एडवांटेज एंड कॉस्ट लीडरशिप एडवांटेज अब आया। ठीक है, अब पढ़ते हैं। Differentiate. It occurs when customer perceive that a business unit product offering is of higher quality, involves fewer risk and or outperform product offered by competitors. बिल्कुल सीधा सीधा एप्पल ध्यान में रखो। ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर इनोवेशन, सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। बिल्कुल, एप्पल खरीदने वाले को क्वालिटी एकदम जोरदार मिलती है, हमेशा इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट रहता है उनका, वो प्रोडक्ट रहने के बाद कस्टमर का रिस्पॉन्स भी एकदम सुपीरियर रहता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन एडवांटेज कैन बी अचीव, जो मैंने आपको बताया, सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर इनोवेशन, सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। अगर कस्टमर को कोई कंप्लेंट जाती है तो उन्हें क्या रिस्पॉन्ड मिलता है। जैसे मेरे पास एप्पल है, यूज़ करता हूँ फ़ोन में, तो अगर मेरा फ़ोन कभी ख़राब हो जाएगा तो यार ये तो, अगर मैं आई स्टोर चले जाऊँ, आई स्टोर चले जाऊँ, तो ये तो फटाफट चेंज करके देंगे, या तो उसमें इतना क्विक रिस्पॉन्स देंगे कि मुझे पता भी नहीं चलेगा, मेरा फ़ोन इतनी जल्दी ठीक होके आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू चेन एनालिसिस कैन आइडेंटिफाई द ऊपर, हाँ,
वैल्यू चेन एनालिसिस कैन आइडेंटिफाई द पॉइंट एट विच डिफरेंशिएशन एडवांटेज कैन बी अचीव्ड। ठीक है, वैल्यू चेन एनालिसिस कैन आइडेंटिफाई द पॉइंट एट विच डिफरेंशिएशन, वैल्यू चेन एनालिसिस के आपको जैसे मतलब एक लॉजिकल चेन है, वो आपको आइडेंटिफाई करके देखिए पॉइंट जहाँ डिफरेंशिएशन एडवांटेज आप अचीव कर सकते हो। प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विद सुपीरियर क्वालिटी, हाँ आप क्वालिटी बहुत सुपीरियर प्रोडक्ट की रख रहे हो। ऑफरिंग सुपीरियर आफ्टर सेल सर्विस, बिल्कुल। एक्सपांड प्रोडक्ट रेंज, सुपीरियर पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, मेकिंग ब्रांड स्ट्रेंथ, बिल्कुल आप इससे हायर क्वालिटी, हायर मतलब क्या बोलेंगे उसको, एकदम डिफरेंशिएट कर सकते हो आप खुद को किसी और से कि भाई मैं क्या, ऐसा मैं क्या यूनिक दे रहा हूँ जिससे मुझे इतना जिससे मैं डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में क्यों क्या दे रहे हो। जैसे मेरा प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी का है, मेरी आफ्टर सेल सर्विस एकदम सुपीरियर है, मेरा प्रोडक्ट रेंज बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी का है, मैं पैकेजिंग बहुत अच्छे से करके देता हूँ, मेरा ब्रांड बहुत अच्छा है। इससे आप डिफरेंशिएशन एडवांटेज ले सकते हो। फिर है लो कॉस्ट एडवांटेज। अ फर्म एंजॉय अ रिलेटिवली लो कॉस्ट एडवांटेज इफ इट्स टोटल कॉस्ट आर रिलेटिवली लोअर देन दोज ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर। बिल्कुल, अगर आप कॉम्पिटिटर 10 रुपये में बेच रहे हैं, आप 9 रुपये में बेच रहे हो, तो आप ये एडवांटेज ले सकते हो, लो कॉस्ट एडवांटेज। द रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज enables a business to do any of the following: charge lower price than its competitor for its product or service in order to gain market share and still maintain current profitability। बिल्कुल, वो 10 रुपये में बेच रहा है, आप 9 रुपये में बेचो, आपका प्रॉफिटेबिलिटी, आपके प्रॉफिट मेंटेन करो। ठीक है, तो इससे आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लो कॉस्ट एडवांटेज ले सकते हो। या तो आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ प्राइस मैच करो और प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा दो। ठीक, ये भी हो सकता है। मैच विथ द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट और सर्विस एंड इंक्रीज इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल। ठीक है, अ कंपनी मस्ट चूज अ स्ट्रेटेजी in which it can lower its cost and thereby gain a competitive advantage. Many sources of cost advantage exist. बिल्कुल, a company must choose a strategy in which it can lower its cost and thereby gain a competitive advantage। बिल्कुल, आप ऐसी स्ट्रेटेजी चूज करो जिससे आपका कॉस्ट कम लगे और आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सको। ठीक है, मेनी सोर्सेज ऑफ कॉस्ट एडवांटेज एग्जिस्ट। Access to low cost raw material, innovative process, low cost access to distribution channel, superior operating management, exploiting economies of scale in some market। बिल्कुल, आप लो कॉस्ट मैनेजमेंट, लो कॉस्ट रॉ मटेरियल को एक्सेस करो, इनोवेटिव प्रोसेस रखो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो आपका, उसमें लो कॉस्ट एक्सेस रखो, सुपीरियर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट ये रखो आप साथ ही साथ, एक्सप्लॉइटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बिल्कुल, हाइयर वॉल्यूम में आप खरीदो, कम जितना हायर क्वांटिटी खरीदो उतना कम मिले, ये इकोनॉमी स्केल आप फायदा लो। ठीक है, वैल्यू चेन एनालिसिस कैन आइडेंटिफाई द पॉइंट एट विच लो कॉस्ट एडवांटेज कैन बी अचीव्ड। फिर से, वैल्यू चेन एनालिसिस कैन आइडेंटिफाई द पॉइंट एट विच लो कॉस्ट एडवांटेज कैन बी अचीव्ड। वैल्यू चेन आइडेंटिफाई करके देखा कि आपको, आपने पहले डिफरेंशिएशन में पढ़ा कि वहाँ वैल्यू चेन आपको कैसे हेल्प करेगा, यहाँ पर लो कॉस्ट के लिए रिड्यूस कॉस्ट बाय कॉपिंग rather देन क्रिएटिंग, कुछ नया बनाने से अच्छा कॉपी कर लो। अटेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स, बिल्कुल आप ज़्यादा क्वांटिटी में बेचो। यूज हाई वॉल्यूम परचेज टू गेट डिस्काउंट, ज़्यादा खरीदो ताकि डिस्काउंट मिले। गेनिंग लर्निंग कर, मतलब अगर कंटिन्यूस एक ही चीज़ करते रहोगे तो आपको उसमें आदत हो जाएगी। आप अगर 1 घंटा लेते थे 45 मिनट लोगे, फिर 30 मिनट लोगे, ऐसा कम टाइम होते जाएगा। लोकेटिंग इन एरियाज वेयर कॉस्ट एडवांटेज एग्जिस्ट और गवर्नमेंट सपोर्ट इज पॉसिबल, वहाँ काम करो जहाँ आपको कॉस्ट एडवांटेज एग्जिस्ट मिले या गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले। बिल्कुल, वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी वैल्यू चेन अप्रोच कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए कैसे, पहले हमने डिफरेंशिएशन देखा और लो कॉस्ट एडवांटेज देखा। ठीक है, अभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। Companies must not only focus on the end product service but also on the process activities involved in creation of them। बिल्कुल, कंपनी सिर्फ एंड प्रोडक्ट पे ना ध्यान देके उसके साथ जो प्रोसेस से वो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोसेस पे ध्यान दे। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को असेस करना है वैल्यू चेन से, वैल्यू चेन अप्रोच लगा के। तो इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस क्या बोलता है कि organization can use the value chain analysis to understand the cost of process and activities and identify the source of profitability। बिल्कुल, वैल्यू चेन लगा के हम जो कॉस्ट, जो प्रोसेस है कॉस्ट का, उसे और जो एक्टिविटीज है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि हमें सोर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पता चले। ठीक है, आइडेंटिफाई द फर्म्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। पहले फर्म की वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस क्या उसे आइडेंटिफाई कर लो। डिटरमाइन द पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एट्रीब्यूटेड टू ईच वैल्यू
क्रिएटिंग प्रोसेस, जो टोटल कॉस्ट लग रही है उसका पोर्शन, उसका कितना परसेंटेज पोर्शन उस प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए एट्रीब्यूटेबल है वो देख लो। आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर, क्या कॉस्ट ड्राइवर है वो पता कर लो। उसके बाद लिंक क्या है, आइडेंटिफाई लिंक बिटवीन प्रोसेस, वो है ये, वो आइडेंटिफाई कर लो। इवेल्युएट द अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीविंग रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज, इवेल्युएट करो अपॉर्चुनिटीज को जिससे हम रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज ले सकें। इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस, आइडेंटिफाई द कस्टमर वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, हमें डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट रिजल्ट क्या मिलेगा कि हमारा कस्टमर खुश हो जाएगा। तो पहले देखो कि कस्टमर वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। इवैल्यूएट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसिंग कस्टमर वैल्यू, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजीज बनाते रहो। डिटरमाइन द बेस्ट सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, बिल्कुल। अब वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस, लिंकेज बिटवीन अ फर्म वैल्यू चेन एंड दैट ऑफ सप्लायर ऑफ यूजर्स, बिल्कुल। अ वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस इंक्लूड ऑल अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज। अपस्ट्रीम एक्टिविटी क्या होती है कि मैं कंपनी हूँ, मेरा सप्लायर के साथ रिलेशन क्या है, और डाउनस्ट्रीम मतलब होता है कि मैं कंपनी हूँ तो मेरा कंज्यूमर के साथ क्या रिलेशन। अभी लास्ट टॉपिक है विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज विल कंपनी ऑफर, कंपनी किस तरीके का प्रोडक्ट सर्विस कंज्यूमर को दे ऑफर करने वाली है, ठीक है। उसका प्राइमरी मार्केट क्या है, उसके बाद प्राइमरी मार्केट के बाद हम कौन से कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, और कौन से जगह पर, व्हाट आर द एरियाज ऑफ ऑपरेशन, मतलब जियोग्राफिकल, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं, इतना काम का नहीं है पॉइंट्स, आज तक पेपर में मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट एक बस ओवरऑल आप ध्यान रखो, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर के हमारे कंसेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाते हैं। ये नोट्स मैं आपके साथ जल्दी से शेयर कर दे रहा हूँ। और केस स्टडी है, ये केस स्टडी बेस्ड है अपने इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस पे, जो मैंने आपको 5 पोर्टर्स के ये बताए थे, एनालिसिस बताए थे। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, सप्लायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, कंपटीशन, राइवल वाला वो। तो एक केस स्टडी है, इसमें WDG एक फैमिली ओन बिजनेस करती है जिसमें वो कार्ड बॉक्सेस वगैरह बनाती है। 80% शेयर वो ओन करते हैं, 20% बाकी जो नॉन फैमिली शेयर होल्डर्स है वो ओन करते हैं, ठीक है। इनका मार्केट अभी थोड़ा सा, जैसे क्वेश्चन में आपको पढ़ के बताता हूँ, चलिए। इट मैन्युफैक्चर कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर कस्टमर विच आर मेनली मैन्युफैक्चर ऑफ शूज, क्लॉथ, क्रैकर्स। नाउ द बोर्ड इज कंसिडरिंग टू ज्वाइन अ पेपर ट्यूब मार्केट, ये पेपर ट्यूब मार्केट ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। पेपर ट्यूब मार्केट आर ऑल्सो नोन एज कार्डबोर्ड ट्यूब, आर सिलेंड्रिकल शेप्ड कंपोनेंट दैट आर मेड विद कार्डबोर्ड, ठीक है। पेपर ट्यूब्स कैन बी यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। आगे क्या है, द पेपर ट्यूब्स कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 to 3% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कस्टमर फिनिश गुड्स, 1 से 3% तक टोटल कॉस्ट ऑफ कस्टमर फिनिश गुड्स, ठीक है। अभी ये थोड़े पेपर ट्यूब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। इसका कॉस्ट ऑफ मशीनरी बहुत लो है, 1,89,000 है, 5% GST इंक्लूड करने के बाद। उसके बाद ओनली 1 ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड, 2 days ट्रेनिंग प्रोग्राम। इससे आप क्या समझते हो यार, मशीनरी सस्ती है, उसके बाद इसको चलाने के लिए एक ही आदमी लगने वाला है, और उसको सीखने के लिए 2 दिन लगेंगे, ठीक है, ठीक है। इज रिक्वायर्ड टू एनेबल अनट्रेन्ड पर्सन टू रन सच मशीन इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, मतलब वो 2 दिन में एकदम इफेक्टिवली चलाना सीख जाएगा। अ स्पेशल पेपर इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर ट्यूब्स एंड दिस पेपर्स रिमेन इन शॉर्टली, अच्छा ठीक है। ये दिस पेपर रिमेन इन शॉर्टली, इससे आपको याद नहीं आ रहा है कि यार ये तो फिर सप्लायर तो बार्गेनिंग पावर ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। और 1,89,000 सस्ती मशीन है, मतलब एंट्रेंस अगर कोई नया आना चाहता है इंडस्ट्री में, अपने इस इंडस्ट्री में, तो वो इजीली आ सकता है, क्योंकि मशीनरी भी सस्ती है, एक ही ऑपरेटर लग रहा है, और साथ ही साथ 2 दिन में उस काम भी सीख जाएगा। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस ये एक हो सकता है। स्पेशल पेपर बहुत शॉर्ट रहता है, मतलब सप्लायर का बार्गेनिंग पावर ज़्यादा रहेगा। अभी तक इससे ये समझता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। प्रेजेंटली 5 मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पेपर ट्यूब्स हैव टोटल मार्केट शेयर ऑफ 75%। 5 मेजर मैन्युफैक्चरर्स है पेपर ट्यूब के जिन्होंने 75% मार्केट शेयर होल्ड करके ऑफर प्रोडक्ट रेंज विच आर सिमिलर इन साइज एंड क्वालिटी। देखो ये 5 लोग हैं जो 75% होल्ड करते, साथ ही साथ ये मार्केट में सिमिलर साइज के हैं एंड क्वालिटी भी सेम है। इससे आपको ये नहीं लगता कि आपका राइवल कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मोर और लेस इक्वल साइज के है ना, और प्रोडक्ट भी काफ़ी सिमिलर है।
The market leader currently has 24% share and the four remaining competitors hold on average 12.75 share 12.75. The annual market growth 3%. अरे यार 3% की ग्रोथ है, ज़्यादा ग्रोथ पर 3% ग्रोथ है, ठीक है। ग्रोथ है तो मतलब एंट्रेंस नए आ सकते हैं, ठीक है। अ करंट रिपोर्ट insight on global activities of foreign-based MNCs released the news that now MNCs are planning to expand their packaging operations in overseas market by installing automated machine to produce paper tubes of any size. चलो एक और अब MNC आ रही है. Another company HEG manufactures a small however increasing range of plastic tubes which are capable of housing small product such as foil and paper product. Currently these tubes are on an average 15% more costly than equivalent size paper. ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन, असेस वेदर डब्ल्यूडीजी शुड जॉइन द पेपर ट्यूब मार्केट एज अ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। अभी तक हमने क्या एनालाइज कर लिया क्वेश्चन से कि यार नया न्यू एंट्रेंस थ्रेट है उसका, उसके बाद ये एमएनसी आ रही है, नहीं एक ये थ्रेट है, उसके बाद बहुत बार्गेनिंग पावर सप्लायर की ज़्यादा रहेगी। अभी देख लेते क्वेश्चन में क्या क्या है। To assess the feasible joining of a Michael Porter's 5 force model can be used. It analyzes the competitive environment of an industry. It is an important tool for understanding the competitive structure of the industry. ठीक है, हाँ 5 फोर्सेस जो इसके है माइकल पॉटर के, वो यूज करेगा, जैसे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस एंड राइवल्स, ये वाला। ठीक है, देखो WDG में रीजनेबली हाई थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस जो हमने पढ़ा, ठीक है। क्यों, वाइल अप्लाइंग द मॉडल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लो कॉस्ट ऑफ मशीन, जैसे मैंने आपको बताया था मशीनरी इतनी सस्ती है कि कोई भी नया बंदा आ सकता है, उसके बाद अनट्रेंड पर्सन 2 दिन में काम सीख जाएगा, इससे न्यू एंट्रेंस का खतरा है। कस्टमर पावर्स कस्टमर बायर पावर कुड बी हाई सिंस कस्टमर बाय पेपर ट्यूब इन बल्क along with fact that there is insignificant difference between product। बिल्कुल कस्टमर की पावर हाई रहेगी, बायर की पावर हाई रहेगी। इनफैक्ट थ्रेट ऑफ सप्लायर, थ्रेट फ्रॉम सप्लायर्स हमने ये भी पढ़ा क्योंकि वो शॉर्ट रहने वाला है, ठीक है। 5 मेजर प्लेयर्स, इसमें 75 मार्केट शेयर ऑफ अवर प्रोडक्ट रेंज विच आर सिमिलर इन साइज, जो आपको मैंने बताया राइवल कॉम्पिटिशन वाला। 3% स्लो ग्रोथ है, ठीक है। अ लिटिल रियल थ्रेट from a substitute product exists since HEG manufactures a narrow range plastic tubes, ठीक है ना, threat of substitute भी है। Majority threat from potential new entrants can be seen, क्योंकि MNC है जैसे हमने बात की थी क्वेश्चन में, यही सब लिखा है। कंक्लूजन क्या, फ्रॉम द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ज्वाइनिंग द मार्केट पेपर ट्यूब डज नॉट सीम टू बी अट्रैक्टिवनेस, बिल्कुल क्योंकि इसमें थ्रेट काफ़ी सारे हैं और मार्केट भी स्लो ग्रोथ कर रहा है, तो फ्यूचर में ग्रोथ तो कम ही रहेगी, ठीक है। अपना ये पहला हो गया। अभी चलिए इलिस्ट्रेशन है, द फॉलोइंग इलिस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 1.19 में, ठीक है। द फॉलोइंग आर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ फर्म इन सेम इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में 2 लोगों के इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, देख लेते समझ लेते। रेवेन्यू दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, ये WD एक फर्म है और ये WG है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, फिर रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कॉन्ट्रीब्यूशन है माइनस फिक्स कॉस्ट किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है। क्या बोला, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी कॉस्ट लीडरशिप वर्सेस डिफरेंशिएशन फॉलोड बाय 2 फॉर्म, जस्टिफाई योर क्लासिफिकेशन, ठीक है। 2 स्ट्रेटेजी है, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों फॉर्म में से किसने कौन सी अप्लाई की है और उसे जस्टिफाई भी करना है। चलिए देखते हैं, ठीक है। इसने 20 लाख खर्चा किया, हाँ ठीक है। अगर आप अमाउंट्स में देखोगे ना तो आप कभी कंपेयर नहीं कर पाओगे, आप रेशियो में कंपेयर करो, ठीक है ना। अभी जैसे 11 लाख कंट्रीब्यूशन है और रेवेन्यू है 20 लाख, 55% पीवी रेशियो जिसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, ठीक है। वो WG फर्म का कितना है, 16 लाख डिवाइड बाय 40 लाख, इसका 40% है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट बाय सेल्स MOS याद आ रहा होगा तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 35%। प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, 20%। अब ऐसे ही कंपेयर करो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 55 है, इसका 40 है, फिक्स कॉस्ट 35, 30, 20 और 10। अब आपको ये देख के नहीं लगता कि WD डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी यूज कर रही है और WG कॉस्ट लीडरशिप,
Higher contribution margin ratio by firm WT indicates that WT is following the differentiation strategy. बिल्कुल, क्योंकि इसका contribution margin higher है, इसका profit ज़्यादा है, यही बोलता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ ये इलिस्ट्रेशन खत्म होता है। अभी है टेस्ट योर नॉलेज के 2 क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन फटाफट समझा दूँ। इसमें भी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, पहले क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है। एक वायरलेस मैन्युफैक्चरर है मोबाइल फ़ोन का, जो 2 टाइप के फ़ोन बनाता है, एक मोबाइल ए और मोबाइल जेड है। मोबाइल ए में काफ़ी कम फीचर्स है, बेसिक फीचर्स है, जो क्राउड लोगों के लिए, जो लोअर इनकम वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा है। और मोबाइल जेड जिसमें यूनिक फीचर्स है, मतलब एक एप्पल और वीवो, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। आइडेंटिफाई द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। आप मोबाइल ए और मोबाइल जेड, मोबाइल ए लोअर लोग के लिए, तो जो लोअर लेवल के लोग हैं जिनकी लोअर इनकम है, वो मोबाइल ए मतलब कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, और मोबाइल जेड एप्पल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। ये तो बेसिक है, आपको यही समझ जाएगा। रिस्क इन्वॉल्व इन ईच स्ट्रेटेजी, एडवाइस वायरलेस टू सस्टेन करंट स्ट्रेटेजी फॉर मोबाइल ए, ठीक है। ये तो यार पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, एक बार हम स्ट्रेटेजी देख लेते, हमने सही लगाई का, देखिए आपको बता दो। मोबाइल ए ने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी लगाई है और मोबाइल ए ने कॉस्ट लीडरशिप लगाई है एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में मोबाइल जेड, हमारी ये तो सही है। रिस्क लो कॉस्ट, रिस्क क्या हो सकता है कि लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी में अगर कॉम्पिटिटर और मैं, अगर हम दोनों कंटिन्यूस लो कॉस्ट करते जा रहे थे, एक टाइम बाद कोई ना कोई मार्केट से एलिमिनेट हो जाएगा। द अदर रिस्क, ठीक है, द लो कॉस्ट विल लॉस्ट वंस इस कॉम्पिटिटर फाइंड द बायर लोअर कॉस्ट। बिल्कुल, देखो ये अल्टीमेट वार है जो अल्टीमेटली एलिमिनेट कर देगा एक इंसान को, मार्केट से खत्म कर देगा, ठीक है। और दूसरा रिस्क क्या है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी मोबाइल जेड में, अगर कस्टमर थोड़ा प्राइस सेंसिटिव, अगर वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है, उससे प्राइस से फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो कितना ही महंगा मोबाइल कर सकता है। बट जिस दिन वो कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव होना चालू हो, उस दिन मोबाइल जेड के लिए रिस्क होना चालू हो जाए, ये बात करता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहता है एडवाइस वायरलेस टू सस्टेन इट्स करंट स्ट्रेटेजी फॉर मोबाइल ए। करंट स्ट्रेटेजी वो क्या मेंटेन करे, तो लो कॉस्ट एडवांटेज कैन बी मेंटेन बाय कॉपिंग डिजाइन रादर देन क्रिएटिंग। बिल्कुल, जो हमने लोअर कॉस्ट स्ट्रेटेजी में वैल्यू चेन अप्रोच सीखा था ना, वो वाला ये। लर्निंग एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम रिसर्च फ्रॉम मोबाइल जेड कैन बी लीवरेज फॉर मोबाइल। बिल्कुल, जो हमने मोबाइल जेड, जो यूनिक मोबाइल है, उसे हमने बनाने के लिए जो सीखा, रिसर्च किया, वो मोबाइल ए के लिए यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। बल्क परचेस कर सकते, all this contribute toward lowering the cost of production of A. This will help wireless sustain its low cost advantage, ठीक। दूसरा क्वेश्चन वैल्यू चेन एनालिसिस पे दूसरा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिस्कस 3 प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन थ्रू विच एक्स कैन मिनिमाइज गैप। प्राइमरी एक्टिविटीज वैल्यू चेन एनालिसिस आपको पता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन और आउटबाउंड। ये क्वेश्चन में वही है, इनबाउंड, आउटबाउंड और मार्केटिंग सेल्स, ठीक है। ये कॉस्ट कैप क्या है, इसका आपको कैलकुलेशन, ठीक है। मटेरियल सी 150, ठीक है। मटेरियल डी 122.5, अदर मटेरियल सी नोट, ईच TYZ रिक्वायर्स 0.70 kg ऑफ अदर मटेरियल्स, ठीक है। ये TY है। These other materials are produced from a supplier at cost of 280 per kg and around 5% of all purchases are found to be downgraded. Downgraded मतलब खराब, ठीक है। तो 280 का कॉस्ट है, 0.70 आपको लगने वाला है, साथ ही साथ 5% खराब है, मतलब डिवाइड बाय 95%, मतलब 206, इसका कॉस्ट कितना है 206.31, देख लेते हैं। हाँ, ये आपको दिख रहा है तो 206, ठीक है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, लेबर आवर्स 0.4 आवर्स एट 1050 पर आवर, TYZ स्पेसिफिक प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, ये कॉस्ट, ठीक है। सेल्स कितने में कर रहे हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस अराउंड 1750, नीड्स मार्जिन 26%, ठीक है। 1750 इंटू 26%, 455, ठीक है। आप देख सकते हो 1750 कॉस्ट है, 455 उसे 26% मेंटेन करके रखना है, ठीक है। इसमें रॉयल्टी की बात की है क्वेश्चन में, हम रॉयल्टी के, हाँ देखें, हाउएवर मस्ट पे रॉयल्टी ऑफ 10%, तो 1750 पे 10%, 1750 इंटू 10%, ठीक है। देखो 1750 का 10%, 175, 455 भी आ गया,
तो टारगेट कॉस्ट, हम कॉस्ट कितना रखेंगे, 1750 माइनस 175 माइनस 455, 1120, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं। अब कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन ये पेज पे दी है, कंपेयर कर लो। 150.50, 122.50, इसका अपने निकाला 206.32, 420, 132.30, 166.60, 1198, ठीक है। और हमारा कॉस्ट कितना चाहिए, 1120। तो 1120 और 1198 मतलब कॉस्ट गैप कितना आ गया, 78.22। देखिए, इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म। तो अगर आपको पसंद आया हो चैप्टर का रिवीजन तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को बताइए कि कम समय में अच्छा आउटपुट मिल रहा है। साथ ही साथ कमेंट कीजिए, बताइए अगर कुछ इम्प्रूव लगता है तो पर्सनल मैसेज कीजिए। मेरा मैं इसमें मेल आईडी मैंने दी हुई है। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यूसली करते जाइए, खुद पे भरोसा रखिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बाय बाय।